नमस्कार, मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। भैया जी कहीं में आपका स्टूडियो से स्वागत है। तमाम अखबारों, कतरनों और खबरों के बीच से निकलते हुए आपका स्वागत करता हूं। अपने सहयोगी शैलेंद्र वांगू एडिटर हैं, न्यूज़ 18 में आपका स्वागत कराता हूं। जी हां, बिल्कुल पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में तख्ता पलट, उस तमाम उठापटक और तमाम खबरों के बीच में आज बातचीत का सिलसिला जोड़ेंगे। अगर खबर का मतलब क्या है, वो जो खबरें आ रही हैं उसका असर कितना है। लेकिन सबसे पहले विदेश मंत्री ने जो कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है और वो साख की भी बात है, अपने मुल्क के साख की भी बात है। उस पर क्या कहा और क्या चीजें गई वो पहले हम आपके सामने वॉल के जरिए बताना चाहेंगे जो बात उन्होंने कही। भारत सरकार बांग्लादेश के अधिकारियों के संपर्क में है। लगभग 19,000 भारतीय नागरिक वहां पे हैं, 9,000 के लगभग वापस आए हैं। ये बात वहां पे कही एस जयशंकर विदेश मंत्री ने। तो बांग्लादेश में जुलाई के महीने में जो घटना हुई जिसमें 90 स्टूडेंट्स जो थे मारे गए थे और ये काफी दिनों से चल रहा था, उससे बाद जो डेवलपमेंट्स हैं जो आज बयान है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी बांग्लादेश में हिंसा लगातार जारी है, जिसको लगातार आप देख रहे हैं, टेलीविजन के माध्यम से सुन रहे हैं, लगातार बहस है, मुबाहिजा है। मैं बस आधिकारिक तौर पे वो बातचीत जो वो हुई उसको रखना चाहता हूं। उसके बाद में इसके असर और इसकी बातचीत में रिप्लिकेशन और तमाम कूटनीतिक भाषा और उसके तमाम दीवारों पे बात करेंगे और उसका मतलब क्या होता है बांग्लादेश में पुलिस के ऊपर भी। और ये बहुत बड़ी ये जो खबर है, जो ही खबर का ये जो बयान का ये हिस्सा है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। पुलिस के ऊपर भी हमले किए जा रहे हैं। जो कल हुआ, संडे वाले दिन हुआ, मंडे को, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस्तीफा दे दिया है, उसके बाद वो यहां पे चॉपर से आ गई। शेख हसीना ने शॉर्ट नोटिस पर भारत आने की अपील की थी। शॉर्ट नोटिस पर अपील की थी, इसका मतलब और इसके तमाम सारे चीजें ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया है। इसके भी बांग्लादेश में खबरें आती रहती हैं, लेकिन इस बाबत और जब ये खबर आ रही है तो महत्वपूर्ण है और इसके बाबत भी हम आज बात करेंगे। वहां से बांग्लादेश के हमारे अखबार नवीस जो है वहां से, उनसे, पत्रकारों से, और जहां पे इस्कॉन टेम्पल है उनसे भी अपना रास्ता कायम करेंगे। सीमा पर अलर्ट, बीएसएफ अलर्ट पर है। ये तमाम सारी बातें जो कि रखना जरूरी। हमारे सहयोगी मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा शैलेंद्र कि शॉर्ट नोटिस पर भारत आने की अपील, अगर इस खबर को ही पढ़ें और इस खबर को ही समझें तो मेरा यह मानना है कि भारत की साख बढ़ी है इसमें। जो कहीं ना कहीं इस बात को देखें कि अगर बहुत अंदर तक ना जाए, बस इसको ऐसे ही एज इट इज ले लें कि अगर वो यहां आई तो उनका भरोसा था, उस भरोसे पे मुल्क खरा उतरा। ये एक बड़ी बात थी। जो पिछली घटनाएं हैं, यानी वही बांग्लादेश में चाहे इनके फादर के साथ रहा हो और चाहे किसी और मुल्क के साथ रहा हो भारत के रिश्तों को, लेकिन इस खबर पे हम और इस बात पे हम खरे उतरे। उन्होंने विश्वास जताया और हम उस विश्वास पर खरे उतरे। बिल्कुल प्रतीक, देखिए सबसे अहम बात यह है कि पिछले कुछ सालों के अंदर, हालांकि पिछले 15 सालों के अंदर जो भारत और बांग्लादेश के संबंध है वो बहुत मजबूत हुए हैं। खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद हमने जो पर्सनल केमिस्ट्री भी देखी है वो भी हमने देखा काफी मजबूत वो रही है। लेकिन इतिहास बहुत पुराना है। अगर हम 71 वॉर के बाद की बात करें तो 1975 में बांग्लादेश की उस वक्त जो प्रधानमंत्री नहीं है, शेख हसीना अपनी बहन के साथ भारत आई थी। उन्होंने संरक्षण मांगा था। उनकी बहन के साथ वो यहाँ पर कई सालों तक रही थी। जहां तक हिस्ट्री आपको भी पता होगी, निजामुद्दीन दरगाह भी वो गई थी यहाँ पे, जहां पे उनको अपने पिता मुजीबुर रहमान की चिट्ठी उन्होंने पढ़ी थी, जिसके बाद वापस वो लौट के बांग्लादेश गए। चाहे गांधी फैमिली हो चाहे इधर, दोनों से उनके बड़े अच्छे संबंध रहे हैं। जी, तो भारत को चुनना, इस मौके पर भारत को चुनना ये बहुत लाजमी था, क्योंकि जो संबंध कई सालों से चलते आ रहे हैं और उस 71 के वॉर के बाद से ही जो संबंध रहे हैं बांग्लादेश की उस फैमिली और भारत के बीच में, वो काफी घनिष्ठ रहे हैं। ये बात मैंने इसलिए इंपॉर्टेंट रखी क्योंकि जब एस जयशंकर इस बात को कहते हैं शॉर्ट नोटिस पे भी और आप उस पे खरे उतरते हैं, आपके ऊपर पहले भरोसा जताया जाता है, आप उस भरोसे पे खरे उतरते हैं, तो ये तो एक साख की बात हुई जिसमें मैं इस वक्त जो हमारे साथ सहयोगी, मैं उनको भी, जो हमारे मेहमान हैं, मैं उनसे भी तारुफ कराना चाहूंगा, परिचय करा देना चाहूंगा। प्रोफेसर पुष्पेश पंत, विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ है। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच
जो आप हमारे साथ हम जुड़ रहे हैं इस वक्त। मोहम्मद अल मामून खान साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं बांग्लादेश से। सर थैंक यू सो मच जो आपने वक्त निकाला। और हमारे साथ मेजर जनरल एच के सिवाज साहब रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले सर मैं मोहम्मद अल मामून साहब के पास जाना चाहूंगा, एक छोटा सा रिएक्शन आपसे जानना चाहता हूं। इस वक्त तमाम, क्योंकि ये बात भी कही जा रही थी कि मीडिया को कंट्रोल कर रहे हैं, वहां पे मीडिया के ऊपर भी बहुत सारी चीजें बातें कही गई थी, लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूं, इस वक्त हालात क्या हैं अगर अभी मौजूदा बात करें, और खासतौर से वो जो इंटरिम फॉर्मेशन की बात है उसको लेकर कितनी संजीदगी है और उसमें कौन कौन शामिल होने की बात कही जा रही है और कौन शामिल हो सकते हैं, यह हम सारे लोग जानना चाहते हैं एज फार एज द स्टेबिलिटी इज कंसर्न इन कंट्री, इन बांग्लादेश। जी थैंक यू। दिस सिचुएशन में जो बांग्लादेश देश का जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन काफी खतरनाक से हो जाता है। आप लोग एक भी ये देखा है लास्ट नाइट बांग्लादेश का ऑल बांग्लादेश से जो यूनियन वो जिला है वहां से माइनॉरिटी की जो आवास है वो आवास है हमला किया है। कौन लोग हमला किया है, मगर क्यों किया है ये कोई नहीं जानता है। मंदिर में आগুন दिया है। ये जो सिचुएशन है, सिचुएशन से आज आप लोग भी ये देखा है बांग्लादेश का पार्लियामेंट से जो ताबत है, बांग्लादेश पार्लियामेंट जो हमला हुआ है, लूटपाट हुआ है, ये जो सिचुएशन है, सिचुएशन वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी क्रिटिकल जा रहा है। क्यों जा रहा है? बांग्लादेश में जो लोग 15 बच्चों जो लोग अमन से, जो लोग शांति से, जो लोग बसवास करता है, वो लोग कोई आदमी नहीं चाहता था ये सिचुएशन आए, मगर क्यों आए? कुछ कोटा से लेके चाकी को कोटा के लेके जे आंदोलन आप लोग देखा है, विश्ववासी देखा है, इंडियन पब्लिक देखा है, इंडियन जनता देखा है, बांग्लादेश में देखा है। सर मैं आपको रोकना चाहूंगा एक मिनट के लिए। मैं ये जानना चाहता हूं, जब आपकी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया उसके बाद भी सिचुएशन क्यों बिगड़ती चली गई? क्या उसके पीछे कोई विदेशी ताकतें थी? सिचुएशन क्यों गया? जो हाई कोर्ट से जो आप लोग देखा है, महामान्य हाई कोर्ट जो राय दिया है, जो सिचुएशन, मगर ये सिचुएशन को जो आप जो पर्दा के आड़ाले जो देखेगा 6 मंथ एगो एगो जो लोग आवामी लीग को सत्ता में नहीं देखना चाहता है, वो लोग का जो गंभीर जो षड्यंत्र है, वो षड्यंत्र के लिए ये शेख हसीना गवर्नमेंट को जो टेक ओवर किया है आर्मी, हम एक सिचुएशन को आर्मी को टेक ओवर बताता हूँ। क्यों बताता हूँ? आर्मी चीफ वाकरुज्जामान शेख हसीना को भरोसा दिया था, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग आपका पास है। एयरफोर्स का चीफ है वो बोला है हम आपका पास है, नौबाहिनी की चीफ बोल रहा है हम आपका पास है। वो ऑल लॉ इन्फोर्समेंट। सर मैं आपको एक मिनट रोकना चाहूंगा, एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त में, और शेख हसीना से फिनलैंड का बड़ा बयान है। फिनलैंड को शेख हसीना के ठिकाने की जानकारी नहीं, शेख हसीना को राजनीतिक शरण पर कानून के तहत फैसला। शेख हसीना पर फिनलैंड का एक बड़ा बयान कि फिनलैंड को शेख हसीना के ठिकाने की जानकारी नहीं है, और शेख हसीना के ये एक बड़ा बयान, फिनलैंड का बड़ा बयान है जो इस वक्त इस समय आ रहा है। ठिकाने की जानकारी नहीं है, फिनलैंड ने कहा, और राजनीतिक शरण पर कानून के तहत फैसला होगा, यह फिनलैंड ने कहा है। और उनके राजनीतिक शरण को लेकर यह बात हो रही है बार बार ये इस वक्त जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये बड़ी खबर है। मैं एक बार इस खबर पे लगातार बनाऊंगा, एक रिएक्शन के लिए भी हम अब प्रोफेसर पुष्पेश पंत जी के पास जाना चाहेंगे। सर अभी मोहम्मद अल मामून साहब बोल रहे थे और जो बातें निकल के सामने आ रही थी उस पर भी, और जो उसके बाद ये मेरी खबर, जो बड़ी खबर इस समय स्क्रीन पर हम शेयर कर रहे हैं कि फिनलैंड का बड़ा बयान है, और उसने कहा कि उनके शरण को लेकर ये बात कानून के तहत होगा। इस पर एक बड़ी खबर है, और हम जानना चाहते हैं सर पुष्पेश पंत जी कि ये जो सिचुएशन लगातार बनती गई और उसके बाद के जो रिप्लिकेशन है उसमें तमाम सारी बातें हो रही कि भारत को लेकर भी तमाम बातें हैं, और वो यहां पे कब तक और उसके बाद कहां शरण, और इस पर तमाम सारी बातें हैं। तो मौजूदा स्थितियों में
अगर हम बात करें तो अब बांग्लादेश के फ्यूचर को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि इस समय बड़ी वोलेटाइल स्थिति है। जी साहब। देखिए, वहाँ बांग्लादेश की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि विस्फोटक स्थिति है, अस्थिरता वहाँ है। मगर मुझे लगता है कि जैसा हमारे विदेश मंत्री ने बहुत विवेकपूर्ण तरीके से कहा है कि ऐसे मौके पे हमें संयम बरतना चाहिए, उत्तेजित नहीं होना चाहिए। और जो हिंसा हिंदुओं के विरुद्ध वहाँ खबरें आ रही हैं, कुछ देवालय तोड़े गए हैं, आगजनी की है, लूटपाट की है, उनमें उत्तेजित होने की संभावना बहुत विकट है। क्योंकि हम बांग्लादेश को अपना मित्र देश मानते हैं और पिछले 10-15 साल से बहुत घनिष्ठ संबंध हमारे उस देश के साथ हुए हैं। एक ऐसा लंबा, हजारों किलोमीटर लंबा बॉर्डर है जो खुला है। मगर उसके बावजूद आज यदि शेख हसीना के खिलाफ उपद्रवी हिंसा का विस्फोट हुआ है, तो हमें ये बात सोचनी पड़ेगी कि कहीं उनकी अलोकप्रियता, उनकी जो तानाशाही वाली छवि है, उसका नुकसान भारत की मैत्री को बांग्लादेश के साथ न होने पड़े। क्योंकि कहीं ना कहीं वो भारत की अच्छी मित्र थी और इसीलिए उनकी पार्टी के जो प्रतिपक्ष में पार्टियां खड़ी थी, खालिदा जिया की पार्टी, बीएनपी आदि, उन सबको लगता था कि वो भारत की एक तरह से घनिष्ठ मित्र हैं। भारत की एजेंट कहने का साहस भी, दुस्साहस भी कुछ लोग करते थे। और वो आज भारत के प्रति जो उनका आक्रोश है, वो भारत के प्रति आक्रोश उतना नहीं है जितना शेख हसीना के प्रति आक्रोश है। और भारत के लिए समझदारी का काम होगा कि वह बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में देखने के साथ साथ आज के समसामयिक हालात को देखते हुए समझे। नरेंद्र मोदी ने बड़े श्रम के साथ इस रिश्ते को गहरा किया था, ये जानते हुए कि चीन वहां सक्रिय है, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां वहां सक्रिय हैं। और जब वो अपने दौरे पे गए थे 50वीं सालगिरह पर इसकी आजादी के, तब भी उपद्रव हुए थे और उपद्रवियों के ऊपर गोली चलानी पड़ी थी। तो कहीं ना कहीं भारत को एक हिंदूवादी देश घोषित करके बांग्लादेश के जो इस्लामी तबका है वो ये कहने की कोशिश करे कि हमारे ऊपर हावी होने की कोशिश करते हैं, भारत प्रेम के कारण हमारे राष्ट्रीय हित कुर्बान होते हैं, ये सारी बातें संभव है कही जाएंगी। मगर सर भारत मैं के एक लिए छोटी छोटी बातों को रखते, क्योंकि पैनल पे हैं काफ़ी लोग हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि एक 71 की वॉर जो उनकी आज़ादी की वॉर है, और इसमें जब क्रिएशन ही होता है बांग्लादेश का, आज़ादी और क्रिएशन हो रहा बांग्लादेश का बनना है, उसको उसके पक्ष में और उसके विपरीत एक वहां पे मूवमेंट है, वहां पे विचार है। वो उस विचार पे हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि क्या समय ऐसा है, पुष्पेश जी मैं आप ही से सवाल पूछ रहा हूं, क्या ये समय ऐसा है कि जब भारत को अब अपनी कूटनीतिक भाषाओं में या कूटनीतिक तरीकों से, या उसने शुरू भी कर दिया होगा, जब राब्ता कायम करने की जरूरत है प्रतिपक्ष से, जिसे आप इशारों से कह रहे हैं, और वहां कहीं ना कहीं स्थितियों के मूल्यांकन करके अपनी चीजों को बेहतर करने की जरूरत है। क्योंकि नेबर फर्स्ट पॉलिसी के तहत जो बात हो रही थी, बांग्लादेश उसमें सबसे ज्यादा स्ट्रैटेजिकली भारत के करीब नजर आया 15 सालों में, जैसा भी जिसके बारे में अभी जिक्र शैलेंद्र भी कर रहे थे। नहीं, देखिए, मुझे लगता है ना कि इस परिप्रेक्ष्य को कूटनीतिक भाषा का सवाल ना आप समझें कि कूटनीति का ये अनुशासन है कि विदेश मंत्री बातों को नाप तोल के कूटनीतिक भाषा की मर्यादा में ही कहेंगे। वो ऐसा कुछ नहीं कहेंगे जैसा कुछ समय पहले अमेरिकी राजदूत ने समस्त लक्ष्मण रेखाओं का उल्लंघन करते हुए भारत से कहा था कि आपको अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के बारे में नहीं सोचना चाहिए, संकट के मौके पर कुछ ऐसा नहीं होता है। ये बात मेगाफोन डिप्लोमेसी की नहीं थी, तो सब लोगों ने उसकी निंदा की। भारत के विदेश मंत्री ने संयम बरता है, कूटनीतिक भाषा का ही उपयोग किया है। ऐसी ही भाषा का उपयोग विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री और प्रतिपक्ष के जिम्मेदार नेताओं को करना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं कि हम लोग जो मंच पर चर्चा कर रहे हैं, हम खुली जुबान से कहें कि हमारे हित तो बड़े खतरे में पड़ गए, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अगर यदि आप देखें, 71 की याद आपने दिलाई, तो वो सिर्फ बांग्लादेश के साथ भारत के संबंध नहीं बदले थे। श्रीमती इंदिरा गांधी ने अमेरिकी नाविक नौसैनिक बेड़े को चुनौती दी थी। रूस तत्कालीन सोवियत संघ के साथ एक मैत्री की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, और कहीं ना कहीं चीन ने तत्काल हस्तक्षेप से अपने को रोका था। तो भारत के तत्काल जितनी बड़ी शक्तियों के साथ संबंध है, अमेरिका, रूस और चीन, वो कहीं ना कहीं उनके सूत्र बांग्लादेश के साथ पहुंचते हैं। और बांग्लादेश में सिर्फ सवाल मजहब का नहीं है, दोनों देशों के राष्ट्रीय हित अंततः मूलतः जुड़े हुए हैं। दोनों विकासशील देश हैं, दोनों प्रतिस्पर्धी हो सकते हैं गारमेंट उद्योग में या कहीं और। राइट। दोनों की सीमाएं जुड़ती हैं म्यांमार में, जहां स्थिति अस्थिर है। और जहां तक रही बात नेबरहुड फर्स्ट की, तो हर नेबर महत्वपूर्ण है। नेपाल भी है, श्रीलंका भी है, बांग्लादेश भी है और पाकिस्तान भी है। राइट सर, और ये बात कहना कि 13 बिलियन
डॉलर का जो व्यापार है, म्यूचुअल व्यापार है, वो कहीं उसकी जो पॉलिसी है, जो वो जो असर डालता है, या उसका जो व्यापार की जो नीति है वो कहीं इफेक्टिव नहीं है। वो बहुत इफेक्टिव है, उसको कहीं ना कहीं वो चीज़ें सामने आएंगे। लेकिन मैं इस समय के हालात पर ज़्यादा जानना चाहूँगा। सुमोहन मुकुंदा दास इस्कॉन के जो डायरेक्टर हैं मेहरपुर साउथ वेस्ट और जो बांग्लादेश का, वहाँ वो हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मुकुंदा दास जी। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस समय स्थिति क्या है, क्योंकि एकमात्र आपका जो मेहरपुर इस्कॉन है वहाँ हमला हुआ और भी खबरें आ रही हैं, तो इस वक्त आप सुरक्षित हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। और आसपास का जो हिंदू कम्युनिटी है, माइनॉरिटीज हैं, उनके बारे में भी लोग जानना चाहते हैं कि इस समय बांग्लादेश में स्थिति क्या है। आप जहां पे मौजूद हैं, मेहरपुर साउथ वेस्ट ऑफ बांग्लादेश। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सकल का मेरा सहस्र प्रणाम हो। सकल का कृष्ण कृष्ण के मंगल हो। जो गतकाल जो हमारा मंदिर पर जो अटैक हुआ, वो ऐसा गंभीर तक हमको चोट दिया, और मेहरपुर को हिंद सनातनी को, क्योंकि हम इस्कॉन वो एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, वो कोई राजनीतिक संगठन नहीं है। हम हमेशा ही लोगों को भला करने के लिए हम काम करते थे। पिछले जो कोरोना महामारी थे, हमारे इस्कॉन मेहरपुर से बहुत सारे भक्तों, डिबूटी और भी साधारण मनुष्य आदमियों को भी हम सर्विस किया, जैसे मेडिकल, जैसे उनके खबर, जो फूड वगैरह सब कुछ सुमोहन जी, हम मैं ये मंदिर जानना चाहता हूं, जब आप ये बात कहते हैं कि इस्कॉन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और मानवीय कल्याण के लिए, मानव समाज के लिए काम करता, तो जो लोग हमला करने आए थे, जिनका कोई चेहरा भी जरूर रहा होगा, तो जब उन्होंने हमला किया तो क्या वो ये बात नहीं जानते थे? और आप वहां मौजूद थे, आप वहां उस समय कहां थे? चीजों को आइडेंटिफाई पुलिस ने क्या, तमाम सारी चीजों के सवाल उठते हैं। फिर क्यों हमला किया? आप ही पे को टारगेट क्यों बनाया गया? क्योंकि इस्कॉन जो बांग्लादेश में इस्कॉन बहुत अच्छा काम कर रहा है हिंदुओं के लिए। और बेसिकली जो हमारा मेहरपुर जो डिस्ट्रिक्ट है, इनमें हिंदू का जो 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 अंतर आता है, 3rd नंबर पे हमारे पहले आता है जो मुस्लिम, इसके बाद क्रिश्चियन, इसके बाद हिंदू। तो कल जो हमारा मंदिर पर जो अटैक हुआ, जो मंदिर पर गोला बारूद फेंका, और जो गन पाउडर देकर पूरा मंदिर जला दिया, भगवान के विग्रह जला दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। अभी हम जो मंदिर से बहुत दूर पलातक है। कल सारा रात हम मैं जो एक मिनट रोकना चाहूंगा जंगल पे सुमोहना जी, मैं एक मिनट रोकना चाहूंगा, क्योंकि मेरे सामने स्क्रीन पे मोहम्मद अल मामून साहब आ गए और पत्रकार हैं, और मैं आपसे जानना चाहता हूं सर कि आखिर इस्कॉन जैसी जो अंतर्राष्ट्रीय एक तरह से मंदिर है, एक तरह से कार्य करने वाले लोग हैं, जिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से जुड़े हैं, इसमें तमाम सारे लोग, मैं ये जानना चाहता हूं कि इनको टारगेट क्यों बांग्लादेश में किया गया? और तमाम घटनाएं आ रही हैं बांग्लादेश में जहां पे हिंदुओं पे टारगेट किया जा रहा है, इसका रीजन क्या है? क्योंकि इस वजह से लोग, तमाम सारे भारत के लोग, भारत के पत्रकार इस बात को भी बार बार दरियाफ्त कर रहे हैं कि आखिर जो बांग्लादेश में घटना हो रही है, या जो सत्ता आना है, या जिसको आ सकते हैं, या तमाम परमिटेशन कॉम्बिनेशन जो बनते हुए नजर है, कोई पिक्चर तो साफ नजर नहीं आ रही, लेकिन जो बन रहा है, जो दिख रहा है, उसमें कहां कौन माइनॉरिटी सुरक्षित है, ये सवाल तो पूछ ही रहे हैं लोग। देखिए, जो बांग्लादेश में जो सिचुएशन आप जा रहा है, मगर ये सिचुएशन को आप जानता है, अभी तक एक अंतर्राष्ट्रीय अपना तत्वावधायक सरकार अभी नहीं आया है, अभी तक बांग्लादेश का जो सेना प्रधान है वो चला रहा है। मगर ये जो 15 साल से जो आवामी लीग सरकार से जो शांति विराज था, ये कोई आदमी ये अच्छा नहीं देखता था। मगर ये लास्ट नाइट हमारा जो खुलना सिटी में जो हम देखा है, हम आज भोर 6 AM तो देखा है किया हुआ, ये हम देखा है जो आम आदमी है, जो लोग हिंदू मुस्लिम माइनॉरिटी संपत्ति को लेके जो लोग हम चिंता करता है, वो लोग किंतु हम रास्ता में थे। हम लोग अपील किया है, आम जनता अपील किया है जो हिंदू
को माइनॉरिटी को कोई नुकसान नहीं तो तुम लोग करोगे। हम लोग सामाजिक जोगाजोग माध्यम में हम लोग अपील किया है, हम लोग देखा है लेकिन सिक्किम ये जो में। रोकने वाली फोर्सेस हैं या जो संभालने वाली फोर्सेस हैं या जो न्यूट्रल फोर्सेस हैं या वो जो लोग सत्ता में थे जो तख्ता पलट कर दिए गए, ऐसा है जैसा आप बोल रहे हैं, शायद वो ऐसा ही बोल रहे थे या आप ऐसा ही न्यूट्रल बात कर रहे थे, लेकिन अब जो स्थिति है उस स्थिति में बात करनी पड़ेगी। मेजर जनरल के सेवाग साहब मौजूद हैं, रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड। मैं स्वागत करना चाहता हूं और हिस्से में लाना चाहता हूं आपको बातचीत के। सर, ये स्थितियां खराब हैं, परिस्थितियां खराब हैं, हम हिंदुओं को मुसलमानों को रोकना चाहते हैं लेकिन फिर भी हमले हो रहे हैं, हमले हुए हैं। ऐसी स्थिति, ऐसे घटनाक्रम में यह सवाल क्यों ना पूछा जाए कि कितना सुरक्षित है माइनॉरिटी या हिंदू बांग्लादेश में? हाँ, देखो, सच्चाई या प्रतीक की जो ट्रैक रिकॉर्ड भी है बांग्लादेश का, वो माइनॉरिटी के अगेंस्ट कोई अच्छा नहीं रहा। अगर आप देखें 1947 में जब ईस्ट पाकिस्तान बना था, वहां पर 23% पॉपुलेशन थी हिंदू की, और 71 जब बांग्लादेश बना था तो 14% रही, और आज 7% से कम है। और जिस प्रकार से लास्ट 15-20 दिन के अंदर इनके मंदिर भी एक प्रकार से डैमेज किए गए हैं, हिंदुओं को टारगेट किया गया है और माइनॉरिटीज को भी टारगेट किया गया है, तो ये सच्चाई है कि इसका हाथ जो जमाते इस्लामी, जो कि एक पाकिस्तान का साथ दिया था बांग्लादेश की लड़ाई में, और आईएसआई से कराया है। ये दुर्भाग्य की बात है, जो जमाते इस्लामी जो कि खड़े थे पाकिस्तान आर्मी के साथ, जिन्होंने 10 लाख से ज्यादा बांग्लादेशी औरतों का रेप किया, 2 करोड़ के करीब जो लोग वहां से भाग के रिफ्यूजी बन के इंडिया में आए, आज उनके साथ खड़े। और यही जो लोग हैं, ये भारतीय जो मूल के जो पहले हिंदू वहां पर हैं, उनको टारगेट करें। अब क्वेश्चन आता है कि इनका मकसद क्या है, ये क्यों कर रहे हैं। ये तो सच्चाई है कि जो अब शेख हसीना का 15 साल का रूल था वो बहुत ही अच्छा था। अभी किसी समय में जो बांग्लादेश था वो पूरस्ट कंट्री था, अब वो डेवलपिंग कंट्री के कतार पर आया हुआ है। उसका इकोनॉमी देखें कितना अच्छा होगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है उसकी भारत से भी बहुत आगे निकल गई है, और ऐसे में उनका जो पर कैपिटा इनकम एक समय भारत से भी ज्यादा हो गया। तो देखिए 15 साल में कितनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कराई है शेख हसीना ने, और उसके रिलेशन भारत के साथ अच्छे थे क्योंकि वर्केबल रिलेशन थे, कनेक्टिविटी बढ़ी। जो 1965 के बाद जो इफ यू डोंट माइंड सर, इफ यू डोंट माइंड, मैं आप ही पे सवाल रखूंगा, आप ही पे आऊंगा, लेकिन क्योंकि बातचीत का सिलसिला इसी जगह जोड़ना चाहूंगा और मैं प्रोफेसर पुष्पेश पंत को इसी जगह लेके आना चाहता हूं। प्रोफेसर पुष्पेश पंत, मैं इसी जगह लेना, मैं जाऊंगा वापस आप ही के पास। मेजर जनरल, आप ही के पास आ रहा हूं। जब इतनी अच्छी स्थिति है, रोजी पिक्चर है, आप वर्ल्ड इकोनॉमी में सब फास्टेस्ट ग्रोइंग हैं, आप सब कुछ नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी ये चीजें जो स्थितियां हैं ये बनी क्यों बनी? ये तमाम सारे रीजन हैं। कोई कह रहा आरक्षण है, कोई कह रहा नहीं आईएसआई और उसमें तमाम सारी फोर्सेस हैं, कोई कह रहा कि डिस्टेबलाइज करने के। तो ये जानना चाहते हैं लोग कि अगर सारी चीजें बेहतर स्थिति पे पोजीशन पे जा रहा था तो व्हाई दिस सिचुएशन अराइजेस? नहीं, मेरे ख्याल में क्षमा कीजिएगा, कोई भी यह नहीं सुझा रहा है कि सारी स्थितियां रोजी थी, स्वर्ण युग आने वाला था और सब कुछ अच्छा था। मुझे लगता है कि मोदी सरकार की और विशेषकर विदेश मंत्री जयशंकर की सफलता इस बात में रही है कि तमाम विपरीत परिस्थितियों के, तानाशाही के जो तेवर थे शेख हसीना के, उसके विरुद्ध जो जनाक्रोश था, उसको देखते हुए, चीनियों की सक्रियता को देखते हुए, पाकिस्तान की आईएसआई की साजिशों को ध्यान में रखते हुए, तब भी उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेकर पूंजी निवेश से लेकर कई चीजों को, और मोदी जी ने व्यक्तिगत काफी संकट अपने ऊपर झेलते हुए 50-20 साल के में वहां जा गए जो उपद्रवी हिंसक थे। तो मुझे लगता है कि भारत को इस बात का अंदेशा नहीं था, ऐसा नहीं है। मगर एक बात हम लोगों को स्वीकार करनी होगी कि आखिर बांग्लादेश आजीवन आमरण भारत का कृतज्ञता के बोझ से दबा तो नहीं रह सकता है। वहां भी जो 71 की यादें हैं वो धुंधला रही हैं, इसी कारण आरक्षण के विरुद्ध आक्रोश था। मेरा मानना है कि भारत के जो सामरिक हित हैं उनको ध्यान में देखते हुए हर कीमत पर बांग्लादेश की स्थिरता हमारे हित में है, बांग्लादेश के साथ अच्छे संबंध हमारे हित में है। राइट सर, वहां कोई भी नेतृत्व। राइट सर। नाउ मेजर जनरल प्लीज कंप्लीट योर सेंस। मैं यही जानना चाह रहा था क्योंकि इस चीज को जोड़ना बहुत जरूरी था ना, आपका व्यू पॉइंट अब आना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने कहा कि कोई रोजी पिक्चर नहीं है
और सवाल यह भी था कि कई कई फैक्टर्स वहां काम कर रहे थे। देखो प्रतीक, एक चीज देख के चलो कि जो डेवलपमेंट का पैरामीटर है उसमें बांग्लादेश ने लास्ट 15 साल में बहुत तरक्की की है। जहां पर कहीं गलती हुई है कि वो ऑटोक्रेटिक डेमोक्रेसी जो होती है उसका मुजाहरा जो किया शेख हसीना ने, ऑपोजिशन को बिल्कुल कुचल दिया, शायद वो उसकी सबसे बड़ी गलती थी, इसमें कोई शक नहीं। मगर आप एक चीज देखें कि क्या एंटी इंडिया सेंटीमेंट को दबाना जमाते इस्लामी और आईएसआई ने मिलकर इसलिए किया कि कहीं ना कहीं भारत और बांग्लादेश के रिलेशन अच्छे हो रहे थे, डेवलपमेंट दोनों देशों के अंदर हो रही थी। पर यह समझना कि हरदम, अब आप देखें मालदीव के बाद अगर इंडिया आउट कैंपेन कहीं चली थी वो बांग्लादेश में चल रही थी, और कहीं ना कहीं एंटी इंडिया सेंटीमेंट भी बांग्लादेश में थे। तो ये भी हमें समझना पड़ेगा ग्राउंड रियलिटी क्या है। तो जमाते इस्लामी और आईएसआई एक भारत के लिए बहुत कॉज ऑफ कंसर्न है, और मुझे लगता है मैं आप ही की बात कर रहा था क्योंकि योग गुरु रामदेव ने अभी एक बयान दिया है और उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। योग गुरु रामदेव का यह बयान कि हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। यहां विपक्ष की सरकार से उन्होंने एकजुटता की बात भी कही और कट्टरवाद को जो दस्तक है उसकी ओर इशारा भी किया। बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों पर किसी भी प्रकार की कोई क्रूरता, अत्याचार, जुल्म, ज्यादती ना हो, चाहे वहाँ पर हमारे हिंदू भाई हैं जो व्यापार कर रहे हैं, या जो हमारे वहाँ पर हिंदू मंदिर हैं, या हमारे भारतीय वहाँ पर जो नागरिक रह रहे हैं, उनके साथ किसी प्रकार की कोई नाइंसाफ़ी ना हो। इसके लिए पूरे देश को एकजुट रहना होगा। और पहली बार मुझे ये देख करके प्रसन्नता हुई कि पूरा विपक्ष सरकार के साथ है, और यही भारत की नीति होनी चाहिए। नहीं तो जिस तरह से पूरी दुनिया में इस्लामिक कट्टरवाद बढ़ रहा है और वो भारत के पड़ोस में जिस तरह से उसने दस्तक दे दी है, वह देश के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। ये एकजुटता हमारी आगे भी रहनी चाहिए। और एक इस वक्त और बड़ी खबर आ रही है, बांग्लादेश में हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर है कि भीड़ ने 5 स्टार होटल को आग लगाई। जबीर इंटरनेशनल होटल को यह आग लगाई गई। बांग्लादेश के योशोर शहर में ये होटल है और होटल में मौजूद 24 लोगों की मौत सोमवार रात लगाई गई। यह आग में होटल के आग के हवाले कर दिया और 5 स्टार होटल था जिसमें ये आग लगाई गई। बड़ी खबर जो इसका दृश्य आप इस समय देख रहे हो, इससे अंदाजा लगाइए कि भीड़ किस तरह से आगजनी पे, और फिर इसी से बहुत सारे सवाल जुड़े हुए हैं कि आखिर ये भीड़ थी या साजिश था, या इस साजिश के पीछे कौन थे और कौन लोग शामिल थे। ये एक बड़ा सवाल है जो बार बार उठ रहा है कि 24 लोगों को जिंदा जला दिया होटल। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद तमाम सारी खबरें इस वक्त सामने आ रही है। उसमें से एक बड़ी खबर यह कि जबीर इंटरनेशनल होटल में आग लगाई जिसमें 24 लोगों को जिंदा जला दिया गया। और इस तरह की खबर के बीच में लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद भी हमारे साथ पैनल में मौजूद है। मैं उनके पास सीधे बगैर वक्त भाई मैं आना चाहता हूं। लेफ्टिनेंट जनरल, जिस तरह की बात का इशारा कर रहे थे, अभी बाइट सुन रहा था मैं और तमाम सारी बातों का जिक्र, मेजर जनरल भी इस बात को कह रहे थे कि पड़ोस में अगर दस्तक हो जाए और इस तरह की दस्तक, तो हमको कितनी तरह से एक कंट्री होने के नाते तो है, उसके तमाम सारे उसके पहलू हैं, डायमेंशंस हैं, हमको किस तरह से सजग रहने की जरूरत है और यह कितना बड़ा खतरा है जिसको कि हमको उसकी एनालिसिस की जरूरत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमें समय देने के लिए। देखिए, इस किस्म की गंभीर सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए हमें 4 हेडिंग्स के अंदर इसको अलग अलग एनालाइज करना चाहिए, बल्कि मिक्स्ड एनालाइज करेंगे तो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे। सबसे पहला है सिक्योरिटी, जो आपने अभी किया। दूसरा है इसका पॉलिटिकल पहलू, तीसरा इसका है डिप्लोमेटिक पहलू, और चौथा इसका है इकोनॉमिक पहलू। अगर ये चारों पहलू को हम एक एक करके अलग अलग देखेंगे, एनालाइज करेंगे, तो हम एक ऐसे डिसीजन पर पहुंच पाएंगे जिसमें हमारा जो रिएक्शन होगा वो बड़ा मैच्योर रिएक्शन होगा। अब सबसे पहले आपने बात की सिक्योरिटी की। देखिए, सिक्योरिटी इज पैरामाउंट एट द मोमेंट। अगर मैं ये देख रहा हूं, पिछले 2.5 दिन हो गए, 2 दिन हो गए हैं
कि वहां पर इतना डिस्ट्रक्शन हो रहा है, प्रॉपर्टी का नष्ट हो रहा है, इतने लोग मारे गए हैं। तो मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि वहां की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, वहां की जो लोकल पुलिस है, वो इसको कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही है, आर्मी क्यों नहीं इसको कंट्रोल कर पा रही है। ये इतने 24, 25, 36 घंटे हो चुके हैं, तो दैट इज अ सीरियस प्रॉब्लम। बहरहाल एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, हमें यह देखना है कि हमारी सिक्योरिटी सिचुएशन पर इसका क्या इफेक्ट है और इसके लिए हमें क्या। मैं आपको इसी से सवाल पूछ लेता हूं सर, चाहिए। इसी से सवाल जुड़ा है, सवाल पूछ लेता हूं कि लेफ्टिनेंट जनरल, ये सवाल ये है कि आखिर क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रही है आर्मी, या क्या कारण, क्या रीजन रही होगा इसका? यही तो असली बात है, क्या रीजन रहा होगा। अब रीजन इसका ये है, आप अगर इसको डिटेल में जाके छानबीन करेंगे तो मालूम चलेगा कुछ आर्म्ड फोर्सेस के पर्सनेल जो इस वक्त बगावत के साथ खड़े होंगे, शायद वो इसमें पार्ट नहीं लेने दे रहे हैं। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से पाकिस्तान में जब इमरान खान की अरेस्ट हुई थी, उस समय भी कुछ लोग ऐसे थे जो उसमें कोई एक्शन नहीं लिया उन्होंने, यानी वहां तक पाकिस्तान में कोर कमांडर के घर को रैंसैक कर दिया गया। तो जब इतना स्ट्रांग मिलिट्री वहां होते हुए इस तरह हुआ, तो हो सकता है कि बांग्लादेश के अंदर भी कुछ ऐसे लोग होंगे, बांग्लादेश आर्म फोर्स के अंदर, जो इसको सपोर्ट कर रहे होंगे या इसके लिए शायद एक्शन नहीं लेना चाह रहे होंगे। लेकिन जरूरी बात समझने की है सिक्योरिटी में कि आपके सब स्पीकर ने कहा, उसको संक्षेप में ये कहूंगा कि इतने हिंदू लोग वहां पर हैं, इतने, और हिंदू लोग तो हैं ही वहां, इंडियन टेम्पल्स भी हैं, हिंदू टेम्पल्स भी हैं, लेकिन जो अवामी लीग के जो सपोर्टर्स हैं, अवामी लीग के जो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी हो, दे आर इन लैक्स। तो उनका क्या हाल हो रहा होगा? उनको कहीं ऐसा ना हो कि वो वहां से भागने की कोशिश करें भारत के अंदर आने की। सो देयर इज अ सीरियस सिक्योरिटी प्रॉब्लम। और इसका एक जवाब मैं आपको बड़ा अच्छा देना चाहता हूं कि देखिए, इस समय हमारे पास एक बड़ा अच्छा लीवरेज है, और वो लीवरेज ये है कि भारत सेना, भारत आर्म्ड फोर्सेस के बांग्लादेश आर्म्ड फोर्सेस का रिलेशन बहुत अच्छे और पुख्ता है। इसका एक एग्जाम्पल सामने है। जब से बांग्लादेश इंडिपेंडेंट हुआ है, तब से आज तक बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस डे के दिनों में, जब दिसंबर में ये सेलिब्रेट करते हैं, तो बांग्लादेश की आर्म्ड फोर्सेस, भारत सेनाओं की आर्म्ड फोर्सेस में से 20-25 अफसरों को हर साल वहां बुलाते हैं पिछले सालों से, जब से इंडिपेंडेंस हुई है। और हमारे आर्म्ड फोर्सेस के रिलेशनशिप बांग्लादेश की आर्म्ड फोर्सेस के साथ बहुत अच्छे हैं, ये 1-to-1 कांटेक्ट है। तो मैं समझता हूं इस लीवरेजेस को इस्तेमाल करना शायद फॉरेन मिनिस्ट्री सोच रही होगी। जो बैठक के बारे में मैं देख रहा था न्यूज में कल शाम को भी और आज सुबह भी, कि जो बड़ी बैठक हुई उसमें कुछ आर्म्ड फोर्सेस के पर्सनल भी शायद हिस्सा ले रहे थे। तो इस बात पर जरूर सरकार गौर कर रही होगी कि आर्म्ड फोर्सेस टू आर्म्ड फोर्सेस रिलेशनशिप को हम इस हालात में, इस सिचुएशन में कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वी हैव टू बी वेरी कॉशियस कि वह इमिग्रेशन जो गलत आदमियों के वो ना हो जाए, उसमें कोई ड्रग्स वाले, कोई डकैती ना आ जाए, नहीं तो वो सिचुएशन हो जाएगी जो 1971 वॉर के पहले थी, जिस वजह से वॉर हुई। राइट सर, वो सिक्योरिटी तो वॉर को बचने के लिए, एक सिचुएशन को डेट्यूरेट होने के लिए, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया। दिस इज वेरी वाइटल। तो इसके साथ साथ हमें यह भी देखना है कि इस चीज का फायदा कौन उठा रहा है, इस चीज में कोई इस आग में कौन और शोले डाल रहा है, कौन पेट्रोल डाल रहा है। वो है पाकिस्तान और चाइना दोनों। देखिए, पाकिस्तान जो है जमायती के सपोर्टर है, और बीएनपी का भी पाकिस्तान के साथ सपोर्ट है, पाकिस्तान की आईएसआई का वहां प्रेजेंस है। हो सकता है कि वहां से टेररिज्म के बारे में और हालात शुरू हो जाए। तो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस। जो लोग इस समय सरकार बनने की तरफ जा रहे हैं, हालांकि सरकार बनी नहीं है, दे आर क्वाइट प्रो पाकिस्तानी, प्रो जमायती। तो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस कि सरकार कौन बनाएगी। लेकिन एक बहुत जरूरी बात जो इसके साथ जोड़ना चाहता हूं मैं, वो ये है कि हमें जो भी सरकार बने, we have to make sure that we have some kind of decent and good relationship with them. अब इस समय आप देखेंगे कि राइट सर, मैं आता हूं आपके पास। राइट सर, डन सर, मैं आता हूं आपके पास जरूर। शैलेंद्र वांगू कुछ कहना चाह रहे थे। या सर, मैं एक सवाल लेफ्टिनेंट साहब से पूछना चाहता था। देखिए सर, अभी जो हमने तस्वीर देखी है उसमें ये हमने देखा कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत लाया गया, एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट को यहाँ पे लाया गया, और वापस वो एयरक्राफ्ट वापस जा चुका है। और कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि ये सेफ एग्जिट था, और कहीं ना कहीं आर्मी ने उनका साथ दिया वहां से निकलने में।
लेकिन उसके बाद जैसे कि आपने अभी देखा कि कल तस्वीरें हमने पार्लियामेंट की भी देखी, वहां पर अगर आर्मी ग्राउंड पर है तो इस तरह की हिंसा को आखिर अंजाम कैसे दिया जा रहा है। दूसरा अहम बात ये कि क्या इसको आर्मी कू, मिलिट्री कू कहेंगे या नहीं, क्योंकि देखिए आर्मी तस्वीर ये दे रही है कि हमने उनको सेफ एग्जिट भी दिया, वो ये भी कह रही है कि इंटरिम सरकार भी आएगी। उन्होंने डायरेक्ट ये नहीं कहा कि हम अब रूल में आ रहे हैं, उन्होंने कहा कि अंतरिम सरकार आने तक रूल फिलहाल मिलिट्री का रहेगा, लेकिन अंतिम सरकार का प्रोसेस शुरू हो चुका है। तो क्या इससे टेक्निकली मिलिट्री कू कहा जाए या नहीं? मिलिट्री कू तो मैं नहीं कहूंगा इसको, क्योंकि जो इसकी बैकबोन है वो है जमात और बीएनपी, और जिस तरीके से आईएसआई की सपोर्ट वहां है, तो आई वोंट कॉल इट ए मिलिट्री कू। लेकिन एक बड़ा अहम सवाल जो पूछ रहे हैं आप, जिसका रिएक्शन मैं देना चाहता हूं, कि वहां से आर्म फोर्सेस ने एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट के अंदर इनको वहां से निकलने क्यों दिया? क्योंकि आज की खबर यह है कि एक कोई उनके मिनिस्टर या कोई, अभी बता रहे थे आप ही के न्यूज में, कि वहां से एयरपोर्ट से कैद किया गया उन्हें, तो इन्हें भी कैद कर सकते थे, लेकिन इन्हें तो कैद नहीं किया। तो इसमें यह देखना है, आपको ये न्यूज में आपने पढ़ा होगा कि जो उनके आर्मी चीफ हैं उनकी कोई दूर की रिश्तेदारी भी रही है मैडम हसीना के साथ। मैडम हसीना के टेन्योर में जब वो प्रधानमंत्री थी, उस समय प्रेजेंट आर्मी चीफ के फादर इन लॉ भी उनके साथ एक प्रिंसिपल एडवाइजर रहे हैं, और शायद चीफ भी रहे होंगे। तो मैं समझता हूं उनका कुछ पर्सनल रिलेशनशिप भी रही होगी, एज ए फैमिली टू फैमिली उसने भी कोई इसमें योगदान दिया होगा। तमाम खबरें हैं, तमाम खबरें हैं, बात समझने की तमाम खबरें, उन खबरों के बीच में सर मैं आऊंगा, बिल्कुल आपके पास भी आऊंगा एक बार, लेकिन प्रोफेसर पुष्पेश पंत के पास एक बार फिर से मैं वापस लौटना चाहूंगा। मौजूदा कारण या तमाम कारणों के बीच में सबसे पहला कारण यह बताया गया कि आरक्षण को लेकर लोग सड़क पे थे, हिंसा पे थे। यह कितना बड़ा कारण था, या पीछे कुछ और सुलग रहा था जिसको कि हसीना भांप नहीं पाई और अवामी लीग की लीडर्स नहीं भांप पाए, या खबर नहीं थी, या यहां तक स्थिति पहुंच जाएगी, इरप्शन हो जाएगा, या ये माने कि पूरी तरह से फेल्योर था और उसको वो समझ नहीं पा रही थी कि चल पीछे क्या रहा है। देखिए, आरक्षण का मुद्दा बहाना था, क्योंकि मेरे ख्याल में मुख्य मुद्दा यह था कि जिस तरह से तानाशाही तेवर अपनाते हुए जनतंत्र का गला घोंटती रही थी शेख हसीना, और भारत अपने संवेदनशील सामरिक हितों को देखते हुए उनका समर्थन करता रहा था, उसने अनदेखा कुछ नहीं किया था। उसको ये बात समझ में आ रही थी कि वो लोकप्रिय नेता नहीं रह गई हैं, उन्होंने अपने उत्तराधिकार के लिए कोई सेकंड लाइन चेन ऑफ कमांड तैयार नहीं की है। मगर आरक्षण का मुद्दा तो ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था। तो वो तो जब वहां हाईकोर्ट ने उसको दोबारा बहाल किया तब आग भड़की। अब आप ये कह सकते हैं कि हाईकोर्ट ने भी ये फैसला हसीना के इशारे पर किया, सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसको स्थगित उनके इशारे पे किया, मगर तब तक पानी गले से ऊपर चढ़ चुका था। मेरे ख्याल में असली मुद्दा वही है जो जनरल साहब कई बार उसकी ओर इशारा स्पष्ट कर चुके हैं, कि बांग्लादेश, पूरा देश दो धड़ों में बटा हुआ है। 35-40% लोग भारत के पक्ष में हैं, अवामी लीग के समर्थक हैं, 30-35 लगभग समर्थक हैं बीएनपी के, खालिदा जिया के, उनके साथ जुड़े लोग हैं, फौज में दोनों तरफ सहानुभूति वाले लोग हैं, और बाकी लोग ऐसे हैं जो आईएसआई वाले, जमात इस्लाम वाले और छिटपुट गुटों के हैं। मुझे लगता है जब ऐसे मौके में कोई राजनीतिक अस्थिरता आती है तो तमाम असामाजिक तत्वों को उत्पात मचाने का, उपद्रव का, लूटपाट का मौका मिल जाता है। मगर जो बुनियादी सवाल लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद ने उठाया था, वो मेरे ख्याल में महत्वपूर्ण और विचारणीय है। बांग्लादेश एक संप्रभु देश है, हमारा पड़ोसी देश है, उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की हमारी कोई इच्छा या अभिलाषा नहीं हो सकती। मगर फिर भी ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए कि यदि सेना ने स्थिति अपने नियंत्रण में ली है तो काबू पाने में 24 घंटे से ज्यादा देर क्यों लग रही है? और आज जो होटल जलाने का समाचार आपने दिखाया, वो तो कोई हिंदू मंदिर नहीं था, मगर क्या उसमें कुछ हिंदू सौदागर, व्यापारी शरण ले रहे थे? वहां कुछ भारत के पक्षधर लोग थे, या वहां कुछ ऐसे विदेशी लोग थे जिनके प्रति गरीब जनता का विस्फोटक आक्रोश बड़े अरसे से चला आ रहा है? या वो अवामी लीग के किसी नेता या उससे जुड़े कार्यकर्ता का वो होटल था? ये भी तमाम सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन बिल्कुल, और ये सवाल मेजर जनरल एचके सिवाल साहब, ये बहुत अच्छा सवाल है, बार बार प्रोफेसर पंत ने भी और लेफ्टिनेंट जनरल ने भी ये सवाल उठाया कि अगर सेना के पास सब है अधिकार, तो चीजें डिटोरेट क्यों हो गई या होती जा रही हैं, या जहां पे है वो कोई बहुत ऐसी पिक्चर है जहां पे कोई ये नहीं कहा जा सकता कि हाँ अंडर कंट्रोल है चीजें। तो अगर ये स्थिति ऐसी बन रही है तो सेना को और सेना के जो नियंत्रण जिनका पास पूरा आधिपत्य है, वो आखिर
ऐसी सिचुएशन को काबू में क्यों नहीं पा रहे हैं? बिल्कुल, देखो सच्चाई है प्रतीक, इसमें कोई शक नहीं कि जो अब तक जो सिचुएशन हुई थी उसके अंदर जमाते इस्लामी और आईएसआई का हाथ था। और जिस प्रकार से शेख हसीना एक बार चले गई और आर्मी ने ऑलमोस्ट अनडिक्लेयर्ड टेक ओवर कर दिया, इसके बाद तो उनको वायलेंस कंट्रोल करना चाहिए। कहीं ना कहीं मुझे लगता है आर्म फोर्सेस का भी फेलियर है। एक 5 स्टार होटल को जला दिया, 24 लोगों को उसके अंदर मार दिया। ये मुझे नहीं समझ आ रही कि किस प्रकार से जो बांग्लादेश की आर्म फोर्सेस है वो कंट्रोल क्यों नहीं कर पाए। क्योंकि एक बार जब आर्मी टेक ओवर कर देती है सिचुएशन को, ये नहीं है कि इसने आर्मी ने टेक ओवर किया है, कोई मार्शल लॉ लगाया है, मगर वहां पर कर्फ्यू लगा रखा है। उग्रवादियों को या जो लोग हिंसा कर रहे हैं उनके ऊपर शूट के ऑर्डर्स हैं। तो कैसे है कि अभी भी हिंसा फैले? देखो प्रतीक, आपने कहीं जगह दिखाया नहीं है कि 2 रात को हिंदू टेंपल जितने बर्बाद किए गए हैं और किस प्रकार से हिंदुओं को टारगेट किया गया है। अवामी लीग के जो कार्यकर्ता हैं उनको भी एक प्रकार से बहुत ज्यादा टारगेट करके उनके ऊपर भी एक वायलेंस यूज किया। तो सच्चाई यह है कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आर्म फोर्सेस कंट्रोल नहीं कर पाई। क्योंकि हुआ क्या है कि जिस प्रकार से आपने लूज रोप दिया है जमाते इस्लामी और आईएसआई को, उनका जो टपका है वो बहुत बड़ा बढ़ गया है। वो 30 से 35% या 40% के करीब। और जबकि जमाते इस्लामी वो ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान के साथ खड़ी थी 1971 की लड़ाई के अंदर, वो रजकार थे, इसमें कोई शक नहीं। और वो आज आईएसआई के मिल कनेक्टिविटी का कुछ टेक्निकल इशू है। मैं एक बार फिर से जाएंगे, लेकिन मैं शैलेंद्र के पास आना चाहता हूं। शैलेंद्र, अब मोटे तौर पे क्या है कि जो सिचुएशन बन रही है उसमें स्थिति सामान्य होने तक का इंतजार, आर्मी का कंट्रोल ऊपर, आर्मी का रिव्यू है, 18 लोगों का जो अंतरिम सरकार है उसको सौंपा जाए, किस तरह से सरकार चले, और ये तमाम सारी बातें होंगी। अब ऐसे मौके पे क्या पहला पहली बात तो ये है, दो पहलू है। पहला तो ये कि जो ये हालात बने हैं बांग्लादेश में, इसके पीछे क्या कोई विदेशी ताकत है या नहीं, अभी तक ये एस्टैब्लिश तो नहीं हुआ, लेकिन हिंट्स बहुत सारे हैं। लेकिन जिस तरह की स्थिति है, सिचुएशन, उसमें तो कभी पता चलेगा या नहीं पता चलेगा, क्योंकि जो अब तमाम सारी कोई खुल के सामने आके बताएगा नहीं, लेकिन जो हिंट्स मैं आपको बता दूं, कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं। एक फैक्ट जो सामने आया है कि जो बांग्लादेश में जो भी हिंसा हुई उसको लेकर पाकिस्तान के एक जनरल ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर एक डीपी बदला जिसमें हिंसा को बढ़ावा देने की बात की गई। दूसरी अहम बात ये, जो बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, पिछले महीने बांग्लादेश की उस वक्त प्रधानमंत्री शेख हसीना चीन गई थी। चीन में बात हुई थी कि चीन की तरफ से बांग्लादेश को $5 बिलियन दिए जाएंगे, लेकिन वो वादा पूरा नहीं हुआ। सिर्फ $100 मिलियन की बात की गई, और ऐसे में उनका 4 दिनों का दौरा था, वो तीसरे दिन ही वापस ढाका चली गई। यानी कि जो वादा चीन ने किया था वो पूरा नहीं हुआ। और इसके पिछले साल की बात करें तो भारत के जो टॉप बिजनेसमैन हैं, जो टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनके साथ मुलाकात हुई थी शेख हसीना की। मुंबई में भी हुई थी, दिल्ली में भी वो आई थी। तो कहीं ना कहीं ये खींचतान की ना सिर्फ ये इंटरनल नहीं है, इसके पीछे फॉरेन फैक्टर्स हो सकते हैं, इसके इशारे बहुत सारे हैं। लेकिन अब इसको सबसे पहले ये जो हिंसा है उसको काबू करना सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि स्थिरता बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और स्थिरता के बाद भारत का इंटरेस्ट इसमें है कि जो भी वहां पे सरकार है उससे साथ हमारी राब्ता कायम हो और उससे हमारे साथ चीजें कोऑर्डिनेट रिलेशंस हो। ये तमाम बातें जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी तरफ प्रोफेसर पुष्पेश पंत भी इशारा कर रहे थे कि ये चीजें तो क्लियर हैं, लेकिन अब आगे का स्टेप क्या होंगे। ये देखिए, अगर हम भारत के हिसाब से बात करें तो भारत के बहुत से इंटरेस्ट बांग्लादेश में हैं। बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो भारत ने वहां पर जिनको ऑपरेट कर रहा है, जिनमें कंस्ट्रक्शन काम अभी भारत कर रहा है, और क्योंकि पड़ोसी मुल्क हैं, कई सालों से के बहुत सारे काम हैं। जी। तो पुराने संबंध हैं, तो ऐसे में भारत भी चाहेगा कि वहां पे पहले स्टेबिलिटी आए। आज विदेश मंत्री जयशंकर भी बात बोल चुके हैं कि जो भी वहां पर सरकार आएगी तो उसके साथ भारत जो है वो संबंध बनाएगा, क्योंकि देखिए हमारे लिए पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट जरूरी होता है, आपसी संबंध जरूरी होते हैं, सरकार वहां पर किसी की भी आए। लेकिन ऐसे में पहला जो स्टेप सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रख दिए जा सकते हैं, और सारी चीजें एक किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं होता है। तो ऐसे, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी सब देशों की लगभग तय होती है, उसमें उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होता। तो पहला यह है कि वहां पर जो हिंसा है उसको कैसे काबू किया जाए। आर्मी क्यों नहीं कर पा रही है, क्यों लगातार वायलेंस वहां पे हो रही है, और खासतौर से जो वहां पे माइनॉरिटीज हैं, जो वहां पे हिंदू कम्युनिटी है, प्लस जो वहां पर करीब 19,000 भारतीय, जिसमें से 9,000 स्टूडेंट्स हैं जहां तक मेरा अंदाजा है, जब तक उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होती है, वो एक बड़ा फैक्टर होगा। भारत का फिलहाल इंटरेस्ट इन 2 स्पॉट्स पे है कि एक तो वहां पर स्थिरता है, दूसरा जो वहां पर माइनॉरिटीज है और जो इंडियंस वहां पर रह रहे हैं,
करीब करीब 19,000 लोग, लोग, हाँ। उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। हाँ सुनिए, मोहम्मद अल मामून साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मामून साहब, अगर आप बांग्ला भी बोलेंगे थोड़ी थोड़ी तो भी मैं कोशिश करेंगे हम लोग समझ लें थोड़ी बहुत बांग्ला, क्योंकि हिंदी ऐसा नहीं है कि आप अच्छी हिंदी नहीं बोल रहे हैं, बोल रहे हैं, अच्छी हिंदी बोल रहे हैं और स्वागत है आपका, लेकिन अगर फ्लो में बात हो तो मैं ये जानना चाहता हूं अभी आप कहां पे, ढाका में मौजूद हैं या कहां से, किस शहर से बात कर रहे हैं? और दूसरी चीज ये हम जानना चाहते हैं आपसे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सड़कों पे अभी क्या दिख रहा है आपको, जहां भी आप पहुंचे? ढाका में है तो किस एरिया में और क्या स्थितियां देख रहे हैं, और नॉर्मलसी को लेकर क्या वहां पे जो अखबार हैं या जो पत्रकार हैं, जो भी संपर्क है, क्या बातें हो रही हैं? और अगर आपके पास कोई जानकारी सरकार की तरफ से तो भी बताइए। आप बांग्ला में भी बोलेंगे थोड़ा तो भी আমি চেষ্টা করব। হ্যাঁ, চমৎকার করে আসলে বলতেই হচ্ছে। হ্যাঁ, আপনারা জানেন যে বাংলাদেশের যে সিচুয়েশনটা হয়েছে, সিচুয়েশনটা আসলে দীর্ঘদিনের একটি ষড়যন্ত্র, একটি ফসল। আপনারা দেখেছেন আজকে বাংলাদেশের আমাদের মাননীয় রাষ্ট্রপতি শাহাবুদ্দিন মহোদয় তিনি তিনি স্পষ্ট করে তিনি আজকে কিন্তু সে বাংলাদেশের পার্লামেন্ট তিনি ভেঙে দিয়েছেন। আমাদের আইসিটি যে বাংলাদেশের যে মন্ত্রী আছে তাকে আ আ সেই এয়ারপোর্ট থেকে তাকে আটক করা হয়েছে এবং সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি হচ্ছে আজকে কিন্তু পার্লামেন্টে হামলা হয়েছিল। গত রাত্রে আপনার গণভবনে যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বাসভবনে আগুন লাগিয়ে যেভাবে দেওয়া হয়েছে। একই সাথে দেখেছেন আজকে কিন্তু আপনার সে ৩টার পর থেকে সেনাবাহিনীর মধ্যে, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মধ্যে কিন্তু বড় ধরনের একটি রদবদল হয়েছে। এটি কিন্তু আসলে এই যে আপনার যে আর্মি টেক ওভার আপনি যে ব্যাখ্যা দেন বা শেখ হাসিনা সে পদত্যাগ যে জি, করেছে, এর পিছনে যারা ছিল তাদের কিন্তু আজকে কিন্তু সামনে নিয়ে আসা হয়েছে। আর্মির মধ্যে কিন্তু আর্মির হাই অফিসিয়াল আপনার রাইট জেনারেল, স্যার। লেফটেন্যান্ট জেনারেল, মেজর জেনারেল তাদেরকে কিন্তু আপনার কাউকে অবসরে পাঠানো হয়েছে, কাউকে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা দেওয়া হয়েছে, অনেককে আপনার ট্রাফিকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এখানে একটি জিনিস হচ্ছে যে আমি এই মুহূর্তে খুলনা আছি, আমি খুলনায় দেখেছিলাম খুলনার কিন্তু পরিস্থিতি একটি বিষয় হচ্ছে। এখনো কিন্তু বাংলাদেশে কিন্তু আপনার একটি অন্তর্বর্তীকালী সরকার কিন্তু এখনো গঠন হয়নি। আপনার গতকালকে আপনার বঙ্গভবনে কিন্তু আপনার যেখানে আলোচনা হয়েছিল বাংলাদেশ ব্যাংকের राइट যে सर। সাবেক যিনি गवर्नर ছিলেন। मेजर जनरल, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं। मेजर जनरल, सबसे पहले ये बात ये कि जिस तरह का ब्रिटेन का रुख, अमेरिका का रुख और जिस तरह से फिनलैंड की प्रतिक्रिया ठंडी, तो उसमें उन स्थिति में क्या लगता है कि कहां उनको शरण के लिए और क्या उनका आगे का स्टेप होगा, ये सोच रहे हैं लोग, सोच रहे हैं, पूछ रहे हैं या बात कर रहे हैं ऐसी स्थिति में, परिस्थिति में? लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद। जी, आपने बहुत सही सवाल पूछा और ये सबसे गंभीर समस्या इसमें यही है जिसका इमीडिएट आंसर ढूंढना है। अगर लगता है कि ब्रिटेन ने मना कर दिया, फिनलैंड ने मना कर दिया, अमेरिका ने मना कर दिया, जिस तरह से आप बता रहे हैं, तो मैं समझता हूं भारत के लिए एक बड़ी समस्या है। भारत को बांग्लादेश के संग एक फ्रेंडली रिलेशन बनाना जरूरी है, चाहे कोई भी सरकार वहां पर हो। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेबर फॉर अस। अब बात यह है कि अगर हम शेख हसीना को यहाँ असाइलम देंगे तो क्या वो हमसे नाराज रहेंगे? तो इसमें जवाब सिंपल है मेरा। देखिए, हम फेयर वेदर फ्रेंड्स नहीं हैं। हम एक बड़ी मैच्योर कंट्री हैं, बड़े इज्जत करते हैं एक ह्यूमन बींग्स की। हमें शेख हसीना की बहुत इज्जत है, उनकी पर्सनल इज्जत है, उनकी फैमिली की इज्जत है, शेख मुजीबुर रहमान की हिस्टोरिकल इज्जत है। तो चाहे कोई उन्हें रखे ना रखे, हम उन्हें सड़क पर नहीं भेज सकते। फाइनली अगर किसी ने उनको रखने से इनकार कर दिया जहां वो जाना चाहती हैं अपनी मर्जी से, तो हम उनको एज ऑनर्स गेस्ट अवश्य रखेंगे। ये मेरा मानना है। राइट सर। उनकी मैं बेटी आज भी भारत के अंदर शैलेंद्र, काम करती है। मना तो डायरेक्ट वाले टर्म्स में नहीं, लेकिन हाँ अभी कोई बहुत क्लियर कट बात आंसर भी नहीं है, ना अमेरिका की तरफ से, ना ब्रिटेन, ना फिनलैंड भी कह रहा है तमाम तरह बातें। देखिए, ये जो सारे कम्युनिकेशंस होते हैं ये बैक चैनल होते हैं, इसमें खुल के कोई नहीं बोलेगा। लेकिन देखिए, जैसे कल पता नहीं था कि वो किस तरफ जा रही हैं, लेकिन अब उनका अगला डेस्टिनेशन जो है वो जो भी होगा उसके लिए भारत भी कहीं ना कहीं एक रोल प्ले कर रहा होगा।